दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक एशियन न्यूज में। मौसम विभाग का कहना है कि 2024 में और सालों के मुकाबले गर्मी ज्यादा रहेगी। हो भी क्यों ना, आखिर 2024 लोकसभा चुनावी साल जो है, कौन होगा देश का सुल्तान, ये 2024 का चुनाव ही तय करेगा। तो आइए 2024 चुनाव पर करते हैं खास चर्चा हमारे ग्रुप एडिटर मुकेश वस्त जी से। मुकेश जी, स्वागत है आपका पब्लिक एशियन न्यूज में। धन्यवाद स्वाति। तो मुकेश जी, इस चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे, मेरा पहला सवाल है कि देश में चौथे चरण का चुनाव आज हो रहा है। आपको क्या लगता है चुनाव के रुझान किस तरफ हो सकते हैं? स्वाति, अभी 4 चरणों का जो चुनाव हुआ है उस पर अगर हम नजर डालें तो स्थिति जो है अभी बैलेंस में है। बराबर बराबर की फाइट नजर आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि भाजपा को बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है, लेकिन यह है कि भाजपा लीड कर रही है। लेकिन अभी उस तरफ कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। जब तक 7 चरणों का चुनाव पूरी तरह से ना हो जाए तब तक अभी जो है इस बारे में कहना ठीक नहीं होगा। भाजपा का नारा है कि 400 के पार। इस जो मोदी जी का ये कहना है, इस स्लोगन पे भाजपा कितनी खरी उतरेगी और आखिर 400 पार ही क्यों? देखो, 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का मोरल बढ़ाने के लिए भी कह रही है, जिससे कि 400 का टारगेट लेके चलेंगे तब जाके वो 300 के आसपास सीटें लेके आएंगे। अब जब अगर हम सोचेंगे अभी 300 सीटें लेके आ रहे हैं, 300 हम चिल्लाएंगे तो तब 260 पे सिमट जाएंगे जाके। तो अगर 400 की बात अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो वो एक बड़ी फाइट लेके चल रही है और ये उनकी जो है कार्यकर्ताओं में जोश भरने की एक कहानी है कि भाई इस तरह से जोश भर के हम जो है 400 सीटें तो नहीं, पर हाँ 300 के आसपास की सीटें जरूर निकाल ले जाएं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ क्या बेहतर होने की उम्मीद है, और अगर हाँ तो लगभग कितनी? देखो, कांग्रेस की जो स्थिति है आज की डेट में, देखो क्या है कि गठबंधन में वो कई जगह चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन का जो है फायदा जो है कांग्रेस को जरूर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और गठबंधन में जो उनके साथी लोग हैं उनको भी फायदा होगा। गठबंधन से जो है कांग्रेस की स्थिति थोड़ी मजबूत होगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी सीटों पे चुनौती देते दिख रही है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल मेरा यह है कि 2019 में जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, 97 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीत हासिल कर उन्होंने लगभग 27.8% हिस्सेदारी हासिल की थी। इस बार ये बड़ी पार्टियों के बीच निर्दलीय उम्मीदवारों से क्या उम्मीद है? इस बार मुझे ये लग रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार कम जीतेंगे, क्योंकि बैक टू बैक फाइट है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अदर्स जो दल हैं वो बड़ी फाइट के साथ जो है नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो निर्दलीय की संख्या है, जो 97 अभी आप बता रहे हैं 2019 में रही, वो इस बार थोड़ा कम होगी। अगर कांग्रेस सरकार बनकर आती है तो राम मंदिर पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, कांग्रेस का यही कहना है कि हम जो है मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं करते और ना ही हमने कभी इस तरह की राजनीति की है। और अगर हम राजनीति करते तो हमारे समय में ही मंदिर का द्वार खोला गया था। तो मुझे नहीं लगता कि जो है कांग्रेस जो है मंदिर को लेके कोई बड़ी टिप्पणी करेगी सरकार बनाने के बाद। तो ये, क्योंकि वैसे भी मामला स्वाति कोर्ट के द्वारा हल हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि देखना है कि कांग्रेस पॉजिटिव मूवमेंट ही करेगी। मुझे नहीं लगता कि जो है इस पे किसी भी पार्टी को बोलना चाहिए, किसी भी पार्टी के प्रमुख को बोलना चाहिए, क्योंकि जो न्यायालय के द्वारा चीजें ठीक की गई हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए और इस तरह की राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। पर देखिए ना, इसमें मैं एक सवाल के बीच में आपसे कुछ, जैसे अयोध्या का भी इतना गए मोदी जी, वहां पे इतना बड़ा पूजन किया, सब कुछ किया, पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई गया नहीं, मतलब उनको इनविटेशन गई पर गए नहीं। तो मतलब या तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या क्या, क्यों नहीं गए वो? तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो सरकार बन के आए तो उसमें कुछ डिस्प्यूट पैदा करें। देखिए, जो राम मंदिर का मुद्दा था उसको बड़े लेवल पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेके चल रही थी और राम मंदिर जो है शुरू से ही इनका एजेंडा रहा भारतीय जनता पार्टी का। तो इन्होंने उस एजेंडे को पूरा किया। कांग्रेस हमेशा जो है बचती रही इन सब चीजों से।
ना वो मस्जिद के पक्ष में रही और ना मंदिर के पक्ष में रही। उन्होंने कोर्ट में क्योंकि मामला चल रहा था, तो कोर्ट में जब मामला चल रहा होता है स्वाति, तो कोई भी पार्टी का जो प्रमुख होता है वो उसमें दखलंदाजी नहीं करता, जो निर्णय आएगा स्वीकार किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में निर्णय आया तो उन्होंने उसको जो है पुरजोशी से स्वागत किया और वहाँ मंदिर का निर्माण कराया और भव्य मंदिर बनाया। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई कांग्रेस या बीजेपी अब राजनीति करेगी। राजनीति का मुद्दा रहा भी नहीं, खत्म हो गया है। स्वाति, पिछले चुनाव में भाजपा ने हिंदी बेल्ट में क्लीन स्वीप किया था, क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? देखो, हिंदी बेल्ट पे जो हमेशा से जो है भारतीय जनता पार्टी का वोटर मजबूत रहा है और अभी भी हम जो है चार चरणों का जो चुनाव हो रहा है स्वाति, बहुत सारे चरणों में हम लोग बाहर गए, देखा और हमने बातचीत भी की। अभी हम लोग कल बनारस में थे, तो बनारस में भी हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। बनारस है, प्रयागराज है, लखनऊ है, ऐसी बहुत सारी जो सीटें हैं जहाँ पर भाजपा जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है विपक्ष चुनौती नहीं दे रहा, तो आपको अच्छा क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो क्या भाजपा जो है पिछले चुनाव से ज्यादा मजबूती के साथ आएगी इस बार, या सीटें कम हो सकती हैं? मैं वही अभी आपको जो पहला सवाल था आपका, मैंने वही कहा भी जब अपने सारे चरण पूरे हो जाएंगे चुनाव के, तो उसके बाद हम एक डिबेट करेंगे। और हम लोग अभी घूम भी रहे हैं, देख रहे हैं स्थिति क्या है, पब्लिक के बीच में भी जा रहे हैं, देख रहे हैं लोगों का मत क्या है। एक तो देखो इस बार जो है क्या है कि वोट परसेंटेज कम होने से भी चुनौती रहेगी। अब इस वोट परसेंटेज कम होने का फायदा भाजपा को हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है स्वाति। बिल्कुल, विपक्ष कहती है कि भाजपा जो है हार रही है, वोट परसेंटेज कम होने से हमारे जो उनका जो मत है वो वोट कर रहा है, लेकिन इस पर भी कह देना इतना मतलब मुझे नहीं लगता ठीक होगा। भाजपा की लगातार जीत जो हो रही है उसके पीछे उनकी अपनी उपलब्धियां या विपक्ष की कमजोरी, क्या लगता है? देखो, उपलब्धि, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उपलब्धि के लेके ही चुनाव मैदान में उतरी है। उनके जितने भी एजेंडे थे वो उन्होंने सारे पूरे किए, चुनाव से पहले के भी और चुनाव के बाद के भी। तो बहुत सारी चीजें जो हैं फेस करने को मिल रही हैं, जैसे बेरोजगारी को बहुत बड़ा मुद्दा लेके चल रहा है विपक्ष, उसमें सरकार जो है अच्छे से रिप्लाई नहीं दे रही है, तो ये बड़ा मुद्दा उनके हाथ लगा हुआ है। तो अब सरकार जो है अभी मोदी जी ने पीछे भी कई सारी स्पीचों में देखा कि हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, हर साल इतना देंगे। अभी उनका जो एजेंडा है अगला एजेंडा उनका यही है कि किस तरह से देश में रोजगार के जो है संसाधन बड़े लेवल पर पैदा किए जाएं, क्योंकि अभी सड़कों का जो निर्माण जिस तरह से चल रहा है, तो इससे लोग बहुत खुश हैं कि जो दूरी जो 10 घंटे में हम करते थे वो 4 घंटे या 4.5 घंटे में पूरी कर रहे हैं उस जगह पे जाने की। तो मुझे लगता है कि देखो, विकास तो हर जगह हुआ, डेवलपमेंट तो हुआ है, हर राज्य में हुआ है, और राज्य सरकारों ने भी डेवलपमेट को आगे बढ़ाया है, क्योंकि सारी सरकारें जानती है कि डेवलपमेंट होगा तो ही हम अब सत्ता में रहेंगे। तो भाजपा शुरू से ही जो है जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है वहाँ बहुत मजबूत है, क्योंकि वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर जो डेवलपमेंट किया है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। चुनाव प्रचार के दौरान देखा जा रहा है कि धर्म आधारित भाषण ज्यादा हो रहे हैं, आप इन्हें कैसे देखते हैं? देखो, धर्म की राजनीति तो शुरू से चली आ रही है, आजादी के बाद से धर्म की राजनीति करते आए हैं। चाहे वो देखिए बीजेपी भी उस समय बड़े लेवल की पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके 1-2 सांसद जीत के आते थे तो वो सब हिंदुत्व की बात करते थे और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलते थे, राम मंदिर की बात करते थे, कश्मीर की बात करते थे। तो ये तो मुद्दे थे स्वाति, ये आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गए थे, और जितनी भी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस के सामने बैठती थी वो कोई ना कोई मुद्दा लेके बैठती थी। अब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और वो इस देश की इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि सामने कोई उनकी टिक भी नहीं पा रहा। सही बात तो ये है। आपने दो टर्म मोदी जी के देखे, कौन सामने आया? कोई नहीं आया। जो चाहा सरकार में रह के मोदी जी ने किया, ठीक है, वो इतने सारे जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी इतने बड़े बड़े डिसीजन ले। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती आई है, कांग्रेस जो है बैलेंस की राजनीति करती है। वो ना हिंदुत्व की बात करती है, ना मुसलमानों की बात करती है, ना सिखों की बात करती है। वो कहते हैं कि हम सब समाज की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी भी सर्व समाज की बात नहीं करते, वो भी हर समाज को बात तो वो भी करते हैं, सनी विकास की बात करते हैं। विकास आज हो ही रहा है। देखिए लोग कहते हैं कि मुसलमानों को बहुत नुकसान देश में हुआ है। मुझे लगता है मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी में रहकर हुआ है। जितना राशन, जितनी योजनाएं सरकार की हैं, घर बनाने से लेके सारी, सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग ने उसका फायदा उठाया है, दूसरे वर्ग ने इतना नहीं उठाया फायदा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई असुरक्षित भावनाएं मुसलमानों के दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी में रहकर वो सुरक्षित हैं और देश आगे बढ़ना चाहिए। धर्म की राजनीति किसी पार्टी को नहीं करनी चाहिए।
हाल ही के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले को देखते हुए ईडी सीबीआई के एक्शन से क्या ऐसा लग रहा है कि सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म करने के बजाय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई व्यक्तियों तक सिमट गई है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जब उनकी पार्टी नहीं बनी थी तो उन्होंने अन्ना हजारे के साथ एक आंदोलन किया था भ्रष्टाचार को लेकर। कांग्रेस को उखाड़ने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई गई थी अन्ना हजारे ने निभाई थी। उस अन्ना हजारे के साथ अन्ना हजारे जी के साथ जो उनकी टीम थी उसमें अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया और बहुत सारे लोग, कबीर किरण बेदी और ये सब जितने भी लोग थे सारे थे। ठीक है, तो अब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे थे। अब सत्ता में इन्होंने फिर पार्टी बनाई, पार्टी बना के जो है सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, जिसकी ईडी और सीबीआई जांच कर रही है और इनके कई मंत्री अंदर हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो हुआ है। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले अगर भ्रष्टाचार ही करने बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि स्वाति फिर देश में कोई किसी पे विश्वास कैसे करेगा। अरविंद केजरीवाल का जो विश्वास कम हुआ है जनता पे, वो सबसे बड़ा कारण है। अगर वो नीट एंड क्लीन होते ना स्वाति, तो वो खुल के आते सामने। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, केजरीवाल शुरू से ही कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर आए स्वाति। महाराष्ट्र में इस बार वोटिंग काफी कम हुई है और सालों के मुकाबले, ऐसा क्यों? और क्या इससे चुनाव परिणामों पर असर पड़ सकता है? देखो स्वाति, बहुत सारे पहले क्या होता है, याद होगा पिछले दो चुनाव हमारे हुए, मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार उन्होंने इतनी पब्लिसिटी करी कि भाई वोट परसेंटेज बढ़े, और उस समय वोट परसेंटेज बढ़ा भी। इस बार कहीं ना कहीं ये गैप रहा है कि उतनी पब्लिसिटी हमने लोगों को जागरूक करने के लिए नहीं की। पब्लिसिटी देखो जरूरी है, पब्लिसिटी से लोगों को जागरूक करते हैं, डीएम पता लगता है लोगों को क्या चल रहा है, क्या हाँ, कि भाई हम वोट परसेंटेज हमारा बढ़ेगा तो हमारा, तो पब्लिक को मतलब उस लेवल पे मुझे लगता है कि नहीं किया गया इस बार। खाली जो है भाषणबाजी तो जागरूक नहीं किया गया है, चीजों के बारे में पता नहीं होगा। हालांकि देखिए, मोदी जी को पूरा देश मानता है, पूरा देश सुनता है, उनकी एक आवाज पे लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब 140 करोड़ जनता उनको एकदम से फॉलो करती है, बहुत फॉलो करती है। अब मोदी जी ने भी अपनी जगह जहां वोट कम हुआ है, हालांकि उनको भी चिंता का विषय कि भाई पब्लिक वोट क्यों नहीं दे रही। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय, लोग निकल के नहीं आए, वोट नहीं दिए। पिछले 2 चुनावों में कितने लोगों ने भागीदारी करी वोटों में। इसका मतलब मैं आपसे वही पूछना चाह रही हूँ कि इसका मतलब कारण क्या है कि वोट इतना कम क्यों? मैं वही कहने जा रहा हूँ कि पब्लिक को समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों वोट नहीं देना। ये सबसे बड़ा मतलब चिंता का विषय ये है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है पब्लिसिटी करनी चाहिए, बहुत अच्छे से जागरूक करना चाहिए, वोटर को गांव-गांव जाके कैंप लगाने चाहिए, डीम्स जैसे पिछले। क्योंकि अगर आप देखें कि लोकसभा चुनाव का जो फेज 3 रहा, ठीक है, लगभग 2.9% पॉइंट्स का डिप आया है पिछले चुनाव के मुकाबले 2019 के मुकाबले। सेकेंड फेज में अगर आप देखें तो लगभग जो है 3% का डिप रहा। वहीं थर्ड फेज में अगर आप देखें तो जो वोटिंग का डिप आया है लगभग 4% रहा। तो ये बहुत मतलब अच्छा खासा माना हुआ डिप है। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखो, ये 3 से 4% का जो वोट कम हुआ है, ये केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी रही है और पब्लिसिटी की कमी रही है। लोगों तक हम मैसेज नहीं कर पाए या लोगों को हम कन्वे नहीं कर पाए। बहुत सारे गांवों में ऐसा हुआ है, चुनाव का बहिष्कार कर दिया, पूरे गांवों ने किया, वोट नहीं करी। तो लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, राज्य सरकारों को भी या केंद्र सरकार को भी। सुनने में आ रहा है कि भाजपा को बढ़त मिल सकती है पश्चिम बंगाल में इस बार, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, ममता बनर्जी स्वाति वहाँ अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पे अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस का कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो है गठबंधन है। तो वहाँ जो है बैक टू बैक फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला है। तो हम भारतीय जनता पार्टी को भी सीट मिल रही है, कांग्रेस गठबंधन को भी सीट मिल रही है और ममता को भी सीट मिल रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही है। अब बराबर सीटें मिल रही है तो फायदा सभी को हो रहा है ना स्वाति। तो वहाँ फंस रहा है। अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी लीड करती या ममता लीड करती तो हम सोचते, लेकिन वहां पे सीटों का जो अगर हम देखा जाएंगे, जब परिणाम आएंगे आप देखना, वहां ज्यादा कोई लीड नहीं करेगा और बराबर सीट लेके सब खड़े हो जाएंगे। G7 समिट और पीस समिट का मोदी जी को न्योता मिला है, जिसका आयोजन चुनाव नतीजों के बाद जून में होना है। क्या आप मानते हैं कि भारत की अहमियत विश्व भर में बढ़ रही है, और क्यों अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे क्या है? देखो, मोदी जी ने जब से सत्ता हासिल की है देश की, तो देश
का मान और सम्मान विश्व स्तर पे बढ़ा है। कोई ऐसा समिट नहीं है जिसमें उनको न्योता ना मिला हो और वो ना गए हों। पूरा लाभ उठाते हैं वो और देश को मजबूत कर रहे हैं विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पे इस तरह की पहचान कभी भारत की नहीं रही स्वाति। आजादी के बाद पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्व स्तर पे परचम लहराया है। तो भारत बहुत मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं और हमारी ताकत को भी विश्व स्तर पे देखा जा रहा है। पहले हम बहुत कमजोर लोग, हमें कमजोर तरीके से आंका जाता था। अगर हम कमजोर ना होते तो स्वाति, इतने साल मुगलों ने राज किया, उतने साल अंग्रेजों ने राज किया, तो आज हम इतने ताकतवर हो गए कि अब हम पे कोई राज नहीं कर सकता स्वाति। अब हम सब पे राज करेंगे, एक समय आएगा। ये मोदी जी की वजह है। मोदी जी ने बहुत मजबूत भारत लेके प्रेजेंट किया है विश्व स्तर पर। पीएम मोदी का कहना है कि इस चुनाव में साउथ सबसे बड़ा सरप्राइज देगा, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ पे क्या सरप्राइज देने की मोदी बात कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि कौन सा सरप्राइज हो सकता है? आपके हिसाब से क्या सरप्राइज देंगे मोदी जी यहाँ पे? देखो, जो साउथ में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने काफी अच्छे अच्छे काम किए, बहुत सारी योजनाएं लगाई हैं, तो बड़ी उम्मीद है मोदी जी को कि भी मैंने जो है डेवलपमेंट किया है इन राज्यों में, तो यहाँ मुझे ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। जो सीटें उत्तर प्रदेश में कम हो रही हैं, इधर उधर कम हो रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम साउथ से वो कवर कर लेंगे। तो डेवलपमेंट ही है और कोई बड़ा मामला नहीं है। साउथ में विकास किया है, अच्छा विकास किया है, तो मुझे लगता है कि वहां से सीटें निकल के आएंगे। हरियाणा में हाल ही में बहुत ही बड़े फेरबदल हुए हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? चुनाव के नतीजों पर क्या असर रहेगा और किसकी होगी गद्दी? देखो, भारतीय जनता पार्टी से मैं मानता हूं कि वो बड़े चाणक्य हैं, राजनीति के बड़े चाणक्य हैं। मुझे सलाह नहीं देनी चाहिए उनको, क्योंकि देश की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन देखो, कुछ ना कुछ ऐसा चूक हुई है उनसे, जैसे भी मनोहर लाल खट्टर को हटाना। ऐसे चुनाव के समय पे एक ऐसे आप मुख्यमंत्री को हटा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनका सही डिसीजन है। मनोहर लाल खट्टर को जो है लीड करने देना चाहिए था और पब्लिक में उनकी एक इमेज बन गई थी। अब वो जो अच्छा कर रहे थे और उनका अच्छा मैसेज जा रहा था। कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां, उनको मौका नहीं दिया मनोहर लाल खट्टर ने बोलने का। इस बार जो डेवलपमेंट हुआ, जितने काम हुए, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री को बदलना, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से स्वाति चूक होगी और इसका नुकसान इस लोकसभा चुनाव में ना हो जाए। हालांकि जो है, जो मुख्यमंत्री हैं अभी बन रहे हैं, अभी वहाँ पे जैसे 2-3 विधायकों ने अभी पीछे समर्थन वापस से ले लिया, वो ड्रामा चल रहा है, तो उनको मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नायब सैनी के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत जुझारू नेता है, मजबूत नेता है और जल्दी से वो पकड़ बना लेंगे। लेकिन अभी इस बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव के समय में ये सब हुआ, उठक पटक जो हुई, तो इसका फायदा कितना होता है, नुकसान कितना होता है, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन भाजपा से कहीं ना कहीं इस मैटर पे चूक तो हुई है। कुछ और आप अपनी तरफ से बताना चाहेंगे? ये जो चुनाव चल रहे हैं, आने वाले जो चुनाव हो रहा है 2024 के बारे में हमारे दर्शकों को? बस स्वाति, मैं यही कहना चाहूंगा, देश की सरकार बनाने में हम सबका योगदान होता है। हम मत का प्रयोग करें, मतदान जितना करेंगे हम अच्छी सरकार बना पाएंगे। मतदान ना करना ये बहुत ही हमारे लिए हानिकारक है। हमें मतदान बढ़ चढ़ के करना चाहिए, जिससे कि हम अपना जनप्रतिनिधि अच्छा चुन सकें। बिल्कुल, सब लोगों को आगे बढ़ के मतदान करना चाहिए। मेरी अपील है, जिन चरणों में चुनाव होने हैं वहां के मतदाता मत का प्रयोग करें। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मतदान करने तो आप सबको अपने घरों से बाहर बिल्कुल निकलना चाहिए, ये आपका राइट है। इससे ही आप सही रिप्रेजेंटेटिव को लेके आएंगे जो आपको और आपके देश को विकास की राह पर ले जाएगा। धन्यवाद मुकेश जी, हमें और हमारे दर्शकों को चुनाव को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रकाश डालने के लिए। तो अब हमें है इंतजार चुनाव के अगले चरणों का और उनके नतीजों का। देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों और जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। और अगर अभी भी आपने हमारा चैनल फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर पेज सब्सक्राइब व फॉलो नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं, तुरंत क्लिक कर करके इसे फॉलो करें और पाएं लेटेस्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर।